हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट के बारे में। हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 में। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों की कौन सी क्लास रहने वाली है और किसकी क्लास है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों की मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास रहने वाली है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स सभी की क्लासों को अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए कहा है कि एमसीक्यू पेपर में एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्लास है, उसको लेकर आइए, तो मैं आप लोगों की डिमांड पर ये क्लासें लेकर आया हूँ। प्रबंधकीय लेखांकन में जो टॉपिक हैं उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे मान लीजिए आप लोग कि 10 से 12 टॉपिक हैं आप लोगों के। तो ऐसे मानिए कि आप लोगों की 15 दिनों में, मतलब हम लोग डेली अगर एक क्लास करेंगे तो 15 से 20 दिन लगेंगे हम लोगों को ये क्लास करने में। और मैं एक दिन में कम से कम आप लोगों को 2 क्लासें देने की पूरी कोशिश करूंगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यू और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यू। अभी फिलहाल हम लोगों का इन्हीं पर फोकस है और अच्छी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, इनकी क्लासें आप लोगों की ऑलरेडी चल रही हैं। इनकम टैक्स में, ऑडिटिंग में, ये सभी क्लासें आप लोगों की चल रही हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर नहीं देखी हैं तो आप लोग जरूर देखिए। प्रबंधकीय लेखांकन की बात करने वाले हैं। और आज की क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग करेंगे क्या, तो मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि इनका आशय क्या है, नेचर क्या है और इनकी स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, हो सकता है कि ये आप लोगों का ये पार्ट 1 हो, इसी क्लास का ये पार्ट 1 है। हो सकता है कि पार्ट 2 और पार्ट 3 में आप लोगों को क्लासें देखने को मिले, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। जो भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू में पढ़ाऊँगा, क्योंकि अब बच्चों ने कहा है कि एमसीक्यू में कराइए सर, तो मैं आप लोगों की डिमांड पर ये लेकर आया हूँ। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को कौन से क्वेश्चन देखने हैं उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि वित्तीय लेखांकन मुख्य रूप से निम्नलिखित को छोड़कर सभी को वित्तीय रिपोर्ट प्रदान करने से संबंधित है। तो मतलब कि इनमें से किसको छोड़कर सभी को वित्तीय रिपोर्ट प्रदान करने से संबंधित है, तो ऋणदाता जैसे बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान, ठीक है, या फिर आपूर्तिकर्ता जैसे लेनदार, कंपनी के अंशधारक या फिर फर्म का प्रबंधन। तो फर्म का प्रबंधन की बात करते हैं तो वित्तीय लेखांकन मुख्य रूप से निम्नलिखित को छोड़कर सभी को वित्तीय रिपोर्ट प्रदान करने से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि एमसीक्यू में कराइए, तो इसीलिए मैं एमसीक्यू में आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि फर्म का प्रबंधन। तो वित्तीय लेखांकन मुख्य रूप से निम्नलिखित को छोड़कर सभी को वित्तीय रिपोर्ट प्रदान करने से संबंधित है। मतलब कि इनको भी है और इनको भी है, मतलब इनकी इसकी आवश्यकता इन सभी को पड़ती है, एक को छोड़कर, फर्म के प्रबंधन को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि कोई भी लेखांकन प्रणाली जो प्रबंधन को निर्णय लेने के लिए करती है तो क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि प्रबंधकीय रिपोर्ट, सूचना प्रणाली या फिर प्रबंधन लेखांकन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी लेखांकन प्रणाली जो प्रबंधन को निर्णय लेने के लिए करती है, तो आवश्यक जानकारी, अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी लेखांकन प्रणाली जो प्रबंधन को निर्णय
लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी, आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। तो यहाँ पर पूछा है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पर कोई भी पूछा है कि कोई भी लेखांकन प्रणाली जो प्रबंधन को निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती है तो वो क्या कहलाती है। प्रबंधकीय रिपोर्ट कहलाती है, सूचना प्रणाली कहलाती है, या फिर प्रबंधन लेखांकन कहलाती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वो प्रबंधन लेखांकन के लिए आवश्यक जानकारी, कोई भी लेखांकन प्रणाली जो प्रबंधन को निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती है तो वो क्या कहलाती है, तो वो प्रबंधन लेखांकन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रबंधन लेखांकन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि खातों के माध्यम से प्रबंधन किसके द्वारा लिखा गया था। तो खातों के माध्यम से जो प्रबंधन है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिए कि वो जो पूछा है कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेम्स एच बिल्स के अनुसार, जेम्स एच बिल्स के अनुसार इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रबंधन लेखांकन के अंतर्गत किस सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए। तो प्रबंधन लेखांकन के अंतर्गत हमें किस सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन की, अपवाद द्वारा प्रबंधन की, उत्तरदायित्व लेखांकन की हमें जानकारी प्रदान होनी चाहिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रबंधन लेखांकन के अंतर्गत किस सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन की, अपवाद द्वारा प्रबंधन की, उत्तरदायित्व लेखांकन की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा हम लोगों का बी ऑप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंधन का। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जे वोटी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर अगर राइटर की बात करते हैं तो प्रबंधन लेखांकन लिखी है, प्रबंधन लेखा लिखी है, प्रबंधन के सिद्धांत लिखी है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो जे बेटी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लागत लेखांकन में विचरण विश्लेषण का उद्देश्य है। विचरण विश्लेषण हम लोग करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस करेंगे, और वेरिएंस एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है भिन्नता के कारणों को समझना, उपचारात्मक उपाय करना, या फिर भविष्य के प्रदर्शन में सुधार करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है कि अगर हम लागत लेखांकन में विचरण विश्लेषण अगर हम लोग करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, तो हमें भिन्नताओं को समझना, इसका भी एक भिन्नताओं के कारणों को समझना, उपचारात्मक उपाय करना, और सुधारात्मक भविष्य के प्रदर्शन में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि अवशोषण लागत को किस रूप से भी जाना जाता है। अवशोषण लागत को किस रूप से भी जाना जाता है। तो कुल लागत से भी जाना जाता है, प्रतिबद्ध लागत से भी जाना जाता है,
लक्ष्य लागत से भी जाना जाता है या फिर विवेकाधीन लागत से भी जाना जाता है। अवशोषण लागत को किस रूप से भी जाना जाता है, यहाँ पर किस रूप से भी जाना जाता है ये लिखा हुआ है, किस रूप से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, उसे हम लोग कुल लागत से भी जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि लागत लेखांकन स्वयं को लेन देन तक ही सीमित रखता है। लागत लेखांकन स्वयं को खाली स्थान लेन देन तक ही सीमित रखता है, तो वित्तीय लेन देन तक, तत्कालिक या फिर ऐतिहासिक लेन देन तक सीमित रखता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि लागत लेखांकन स्वयं को खाली स्थान लेन देन तक सीमित रखता है, तो इसका जो सही आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक लेन देन तक सीमित रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि लागत लेखांकन स्वयं को खाली स्थान लेन देन तक ही सीमित रखता है, तो वो ऐतिहासिक लेन देन की बात करते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 9 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से एक प्रबंधन लेखांकन के दायरे में नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है वो प्रबंधन लेखांकन के दायरे में नहीं है। तो नीतियों का निर्माण करना तो ये तो शामिल होता है। ठीक है, लागत का वर्गीकरण करना और संग्रहण करना तो ये प्रबंधन के दायरे में नहीं आता है। तो ये जो बी ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है। तो बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है, तो प्रबंधन लेखांकन समर्पित है, प्रशासनिक लेखांकन, आंतरिक लेखांकन या फिर लागत लेखांकन जो है वो समर्पित है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन लिखे हुए हैं तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सी जो आंसर है तो वो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रशासनिक। ठीक है, बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है, तो इसका राइट आंसर है प्रशासनिक। ठीक है, तो अगर हम इसके ऑप्शन को देखते हैं एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हुए थे यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर रोका। तो इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या डाउट है, इसको हम लोग यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस ऑप्शन पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर है वित्तीय लेखांकन, वही तो अलग था ऑप्शन, वित्तीय लेखांकन, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, बी ऑप्शन ये था वित्तीय लेखांकन, इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन वित्तीय लेखांकन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बात करते हैं कि लागत लेखांकन
एक सेकेंड, हाँ ठीक है। लागत लेखांकन और खाली स्थान, मतलब कि लागत लेखांकन की अगर हम लोग बात करते हैं, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑप्शन लिखे हुए हैं कि विभिन्न लागत वस्तुओं के लिए लागत निर्दिष्ट करने से संबंधित है। वित्तीय लेखांकन और प्रबंध लेखांकन दोनों की लागत निर्धारण उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कि लागत संबंधी जानकारी प्रदान करता है जो नियोजन, नियंत्रण और निर्णय लेने में सहायता करती है। तो इस ऑप्शन का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं लागत लेखांकन से संबंधित। लागत लेखांकन में सबसे पहला क्या है कि विभिन्न लागतों पर, विभिन्न लागत वस्तुओं के लिए लागत निर्दिष्ट करने से संबंधित है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। वित्तीय लेखांकन और प्रबंध लेखांकन दोनों की लागत निर्धारण उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कि लागत संबंधी जानकारी प्रदान करता है, और जो प्रदान करता है वो नियोजन में, नियंत्रण में और निर्णय लेने में सहायता करती है। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी लागत गतिविधि जो है वो वित्तीय लेखांकन प्रणाली से जुड़ी है। इनमें से कौन सी जो लागत गतिविधि है वित्तीय लेखांकन गतिविधि से जुड़ी हुई है, तो इसका ऑप्शन लिखे हुए हैं कि किसी विभाग की लागत का निर्धारण करना, या फिर वित्तीय विवरणों के लिए बेची गई वस्तुओं की लागत का निर्धारण करना, बजट तैयार करना, ग्राहक की लागत का निर्धारण करना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है कि लागत गतिविधि वित्तीय लेखांकन प्रणाली से जुड़ी है, तो किससे जुड़ी है। तो याद रखिए कि वित्तीय विवरणों के लिए बेची गई वस्तुओं की लागत का निर्धारण करना, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वित्तीय लेखांकन करता है। वित्तीय लेखांकन करता है तो क्या करता है, लागतों का निर्धारण करता है, लाभों का निर्धारण करता है, कीमतों का निर्धारण करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि वित्तीय लेखांकन करता है तो क्या करता है, लागतों का निर्धारण, लाभों का निर्धारण करता है। तो याद रखिए कि यहाँ पर जो सही आंसर है, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगा लिया है, तो जो वित्तीय लेखांकन है तो वो क्या करता है, तो वो लाभों का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाभों का निर्धारण करता है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर अगर डिटेल की बात करते हैं, तो डिटेल अगर आप लोग को पढ़नी है तो आप लोग बता दीजिए, हम डिटेल को भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डिटेल बताने चलते हैं तो आप लोगों को, हम लोग जो MCQ पे पढ़ने बैठे हैं ना, तो वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों का रोज़ का टारगेट रहेगा लगभग में 30-40 क्वेश्चन का हम लोग हर बार में क्वेश्चन करेंगे, इससे हम लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को MCQ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सीमांत लागत को बराबर माना जाता है। सीमांत लागत को बराबर माना जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं मूल लागत योग सभी परिवर्तनीय उपरिव्ययों के, मूल लागत घटाया जाता है सभी परिवर्तनीय उपरिव्ययों के, या फिर परिवर्तनीय उपरिव्ययों के, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके जो ऑप्शन लिखे हुए हैं अगर हम लोग बात करते हैं, तो मूल लागत योग किया जाता है सभी परिवर्तनीय व्ययों की, मूल लागत में घटाया जाता है सभी परिवर्तनीय व्ययों की, या फिर परिवर्तनीय उपरिव्ययों के, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूल लागत को बराबर माना जाता है, किसके बराबर माना जाता है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि मूल लागत
योग सभी परिवर्तन इसलिए उपरिव्ययों के, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सीमांत लागत को किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से भी जाना जाता है, या फिर और किस नाम से, इस नाम से भी जाना जाता है? प्रत्यक्ष लागत से, परिवर्तनशील लागत से, या फिर ए और बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीमांत लागत को और किस नाम से जाना जाता है? तो बात करते हैं, तो सीमांत लागत को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिए कि इसे प्रत्यक्ष लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि खाली स्थान निम्नलिखित में से कौन सी लागत निर्णय लेने में प्रासंगिक है? तो इनमें से कौन सी जो लागत है, निम्नलिखित में से कौन सी लागत निर्णय लेने में प्रासंगिक है? तो प्रतिबद्ध लागत, लेखांकन लागत, ऐतिहासिक लागत, या फिर नगद लागत। तो निम्नलिखित में से कौन सी लागत निर्णय लेने में प्रासंगिक है? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए कि इसका जो सही आंसर है कि प्रतिबद्ध लागत, प्रतिबद्ध लागत। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है कि प्रतिबद्ध लागत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रबंध लेखांकन की विचारधारा के प्रवर्तक हैं। तो प्रबंध लेखांकन की जो विचारधारा के प्रवर्तक हैं, जे वेट्टी हैं, या फिर जेम्स एच विल्स हैं, एंथोनी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध लेखांकन की जो विचारधारा के प्रवर्तक की बात करते हैं, प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का, तो इसका जो सही आंसर है वो है जेम्स एस विल्स। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लागत नियोजन में सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। लागत नियोजन में से सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है प्रत्यक्ष लागत, बजट, सीमांत लागत, या फिर लागत पत्रांक। तो इसका सही आंसर है कि लागत नियोजन में सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से जो एक की बात अगर हम लोग करते हैं तो महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? बजट। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है नेक्स्ट में 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रदा लागत का प्रयोग किया जाता है। तो प्रदा लागत का प्रयोग जो हम लोग करते हैं तो ईंट भट्टे में करते हैं, खनन खदानों में करते हैं, या फिर इस्पात उत्पादन में करते हैं, या फिर उपरोक्त तो हम लोग सभी में करते हैं। तो प्रदा लागत का प्रयोग हम लोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग इन सभी में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 नंबर में लिखा हुआ है कि लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है निर्णय लेने के लिए प्रबंधन को जानकारी प्रदान करना, बिक्री मूल्य तय करने में सहायता करना, या फिर स्कंद मूल्यांकन में सहायता करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य जो है तो वो क्या है? तो ये जो ऑप्शंस हैं तो इनमें सही ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा कि निर्णय लेने के लिए प्रबंधन को जानकारी प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रबंधन लेखांकन के अनुप्रयोगों से लागत हो जाती है। प्रबंधन लेखांकन के अनुप्रयोगों से लागत हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, प्रतिबंधित हो जाती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रबंधन लेखांकन के अनुप्रयोगों से लागत हो जाती है, तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का, तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम लोग इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है कि न्यूनतम हो जाती है। प्रबंधन लेखांकन के अनुप्रयोगों से अगर हम लोग लागत की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अगर हम लोग करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे तो इससे लागत जो है वो न्यूनतम होगी। तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर डिटेल क्लास करनी है तो बताइए, मैं डिटेल क्लास भी आप लोगों को करा सकता हूँ। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है खाली स्थान आधुनिक प्रबंधन में प्रबंधन लेखांकन है। आधुनिक प्रबंधन में प्रबंधन लेखांकन है, अनिवार्य है, आवश्यक है, स्वैच्छिक है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि आधुनिक प्रबंधन में प्रबंधन लेखांकन जो है वो आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में 23 नंबर में लिखा हुआ है कि लेखांकन प्रक्रियाएं जो आज रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग में हैं वे कहाँ शुरू हुई। तो लेखांकन प्रक्रियाएं जो है वो आज रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग में हैं वो भारत में हुई हैं। कहाँ से शुरू हुई हैं? भारत में हुई हैं, इटली में हुई हैं, ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर है कहाँ पर हुई है? इटली में हुई हैं। तो इसका राइट आंसर है इटली में। ठीक है, और लेखांकन की बात मैंने बताई है आप लोगों को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया है कि वेनिस नगर में ल्यूकास पेसियोली साहब के द्वारा उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशन में मतलब कि उन्होंने पुस्तक का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या है? लेखांकन प्रक्रियाएं हैं वो आज रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग की जाती हैं, वो कहाँ शुरू हुई थी? तो वो इटली में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रबंधन लेखांकन प्रदर्शन में सहायता और जानकारी प्रदान करता है। प्रबंधन जो लेखांकन है वो किस में सहायता और जानकारी प्रदान करता है? योजना कार्य हेतु, निर्णय नियंत्रण कार्य हेतु, समन्वय कार्य हेतु या फिर सभी प्रबंधकीय कार्यों हेतु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्रबंधकीय कार्यों हेतु हम लोग प्रबंधन लेखांकन प्रदर्शन में सहायता और जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और 25 नंबर में लिखा हुआ है कि असत्य कथन है। असत्य कथन हम लोगों को कुछ निकालना है और असत्य कथन की बात अगर हम लोग करते हैं तो CIMA की स्थापना 90 साल पहले हुई थी। तो हम लोग CIMA की बात करते हैं, CIMA की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो CIMA की फुल फॉर्म जो है वो है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो CIMA की स्थापना 90 साल पहले हुई थी। ठीक है, तो CIMA की स्थापना 90 साल पहले हुई थी, बिल्कुल सही बात है। हमें तो असत्य बात निकालनी है। CIMA सदस्य जो हैं वो केवल यूके में काम कर सकते हैं, तो ये कथन जो है वो असत्य है। ये कथन कैसा है? असत्य है। ठीक है, केवल यूके में नहीं, सभी जगह काम करते हैं। CIMA सदस्यों और छात्रों को CIMA नीति कोड का अनुपालन करना होगा, तो ये कथन सत्य है। ठीक है, ये कथन सत्य है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर असत्य निकालना था, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों को सत्य कथन देखना है। सत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि CIMA सदस्य मुख्य रूप से वित्तीय खातों के उत्पादन पर काम करते हैं। CIMA सदस्य वित्त निर्देशक के रूप में काम करने के लिए योग्य नहीं है, या फिर CIMA सदस्य जो हैं वो व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में काम करते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सत्य कथन हम लोगों को देखना है। तो याद रखिए कि इसमें जो सत्य कथन है तो ये सभी जो हैं असत्य हैं, ये भी असत्य है और ये भी असत्य है। तो CIMA सदस्य जो है वो व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में काम करते हैं, तो ये कथन जो है वो सत्य है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, CIMA सदस्य सभी क्षेत्रों के लिए काम करते हैं। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि असत्य कथन बताइए। प्रबंधन लेखांकन का दायरा लागत लेखांकन के दायरे से अधिक है। प्रबंधन लेखांकन का जो दायरा है वो लागत लेखांकन के दायरे से जो है वो अधिक व्यापक है, अधिक व्यापक है। तो इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो ये सत्य बात, ये सत्य है, हमें तो असत्य निकालनी है। जो दूसरी बात लिखी हुई है कि चूंकि प्रबंधन लेखांकन द्वारा उत्पादन रिपोर्ट का उपयोग किसी बाहरी पक्ष द्वारा नहीं किया जाता, इसीलिए व्यावसायिक उद्यमों को GAAP जर्नल अगर हम लोग बात करते हैं तो गैप का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती है। और नेक्स्ट ये भी कथन हम लोगों का सत्य कथन है। और प्रबंधन लेखांकन रिकॉर्ड जनता के लिए रखे जाते हैं, तो यही कथन हम लोगों के लिए असत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जब प्रबंधन लेखांकन के बारे में अगर डिटेल में पढ़ते ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई से अच्छी तरीके से और पढ़ते, और आप लोगों को एक एक बात अगर आप चाहते हैं तो एक एक बात भी क्लियर हो जाती। लेकिन अभी हम लोगों को कुछ बातें हम लोगों को MCQ से भी क्लियर हो जाएंगी। बस प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छी तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अब हम लोगों को सत्य कथन छांटना है। सत्य कथन बताइए। ठीक है, प्रबंधन लेखांकन का एक पारंपरिक दृष्टिकोण है। नेक्स्ट बात में लिखी हुई है, अगर दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो प्रबंधन लेखांकन प्रणाली में सूचना का उपयोग 3 अलग अलग प्रयोजनों के लिए किया जाता है। प्रबंधन लेखांकन केवल निर्णय लेने में मदद करता है, रणनीतिक निर्णय लेने में नहीं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि प्रबंधन लेखांकन काफ़ी हद तक अनुमानों की तुलना में सटीकता पर आधारित है। तो इसमें से सत्य बताना है। तो प्रबंधन लेखांकन का एक परंपरागत दृष्टिकोण है, तो ये कथन जो है वो सत्य नहीं है, हमें सत्य निकालना है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। तो प्रबंधन लेखांकन प्रणाली में सूचना का उपयोग 3 अलग अलग प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन जो कराए हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। हो सकता है आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कठिन भी लगे होंगे, मानते हैं। लेकिन याद रखिए कि कठिन और देखो पेपर जो आता है वो कठिन और सरल का आता है और मीडियम लेवल का भी आता है। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन कठिन हो, और या ऐसा भी नहीं है कि सभी क्वेश्चन सरल हो। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों को कठिन क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, प्रबंधकीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक प्रभावी अनुशासन के रूप में प्रबंधन लेखांकन के विकास के बावजूद इसकी कुछ सीमाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन लेखांकन की एक सीमा है? तो मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध और शारीरिक प्रतिरोध जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है कि मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध जो है वो इसकी सीमा है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 29 क्वेश्चन कराए हैं। ऐसे ही हम लोग 30, कभी किसी क्लास में 35, कभी किसी क्लास में 50 भी करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हो सकता है आप लोगों को 40 क्वेश्चन देखने को मिले, और मैं आप लोगों को इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। और भी क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, 2 क्लासें आप लोगों की, ये पार्ट 1 मानिए आप लोग, ये पार्ट 1 है, और आप लोगों को पार्ट 2 भी आप लोगों का कल या
कल मिल जाएगा आप लोगों को। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्लासें आप लोगों को मिलेंगी। जो पहला टॉपिक है शेयर इशू की बात हम लोग करेंगे, तो वहाँ पर उनके 50 MCQ हम लोग तैयार किए हुए हैं, उनको हम लोग बहुत ही जल्द आप लोगों की वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग SP एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट की बात है उनको आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि सेल्फ स्टडी जरूर करते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।